अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो लेक्चर करना है उसका मेन टॉपिक है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। और ये ब्रॉडली कैटेगरी जो ब्रॉडली इस कैटेगरी में आता है दैट इज़ नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर। ठीक है, नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शुरू किए थे, या परहैप्स उसे लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने वोल्टेरा सीरीज़ के थ्रू मॉडल करना सीखा था, और फिर फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स कैसे निकलते हैं बेस्ड अपॉन नॉन लीनियर इनपुट। हम उसको दो तरीक़ों से हम लोगों ने मॉडल करने का तरीका सीखा था। अच्छा, आज अब हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन शुरू करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश बल्कि करेंगे ख़त्म भी कर दें। और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन समझने के लिए जो स्टार्ट हम करेंगे ना वो कुछ इस तरह से होगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे और मशीन लर्निंग की थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह से स्टार्ट लेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, परसेप्ट्रॉन से ही अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करके हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ये टर्म अभी मैंने यूज़ नहीं की ट्रेनिंग की या सुपरवाइज लर्निंग की, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कंटेंट आइडिया, सुपरवाइज लर्निंग एक चीज़ होती है जो कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में यूज़ होती है। वो क्या होती है उसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। और एक जो एल्गोरिदम उसके लिए यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड बैक प्रोपेगेशन। उस एल्गोरिदम को थोड़ा सा हम लोगों ने समझना है और फिर इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा आज के लेक्चर का ब्रेक डाउन है। अच्छा, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं हम बैकग्राउंड से। बेसिकली जो मशीन लर्निंग जो है ना वो इटसेल्फ या इट यूटिलाइजेस एल्गोरिदम्स। ठीक है, जिसमें उसको उसके पास डेटा की अवेलेबिलिटी होती है और उस डेटा से उसने कुछ लर्न करना होता है, और फिर उसने उन वो जो लर्निंग्स होती हैं उसके बेस्ड अपॉन दैट डेटा उससे उसने कुछ पैटर्न्स डिटरमिन करने होते हैं जो जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है या जिसके लिए उस मशीन को लर्न करवाया जाता है या ट्रेन करवाया जाता है। मेनली हम मशीन लर्निंग में जो दो तरह के प्रॉब्लम्स जिनको हैंडल करते हैं वो हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, या फिर रिग्रेशन का मतलब ये है कि बेस्ड अपॉन द अवेलेबल डेटा। बल्कि चलिए हम पहले क्लासिफिकेशन तो क्योंकि सिंपल है, मैंने वहाँ से स्टार्ट नहीं लिया कि अवेलेबल डेटा को हम मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, और वो दो क्लासेस भी हो सकती हैं जिसमें इनकमिंग डेटा क्लासीफाई किया जा सकता है, या मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं जिसमें इनकमिंग डेटा को हम डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिग्रेशन ये होगा कि हमारे पास जो इनकमिंग डेटा है उसको पास्ट वैल्यूज़ के साथ पास्ट वैल्यूज़ को यूज़ करके मुख्तलिफ वेट्स असाइन करके तो हम कुछ नेक्स्ट वैल्यू उसकी प्रिडिक्ट कर सकें या उसको एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, अच्छा, मसलन अगर हमारे पास व्हीकल्स में एक कार है और एक बाइक है और उसको हम लोग अलग अलग करना चाह रहे हैं कि मतलब बाइक अगर इनपुट पर बाइक का डेटा आता है तो वो बाइक वाली क्लास की तरफ उसको हम फेंक दें या डम कर दें, और क्लास का डेटा आता है तो उसे क्लास वाली सॉरी कार का डेटा आता है तो उसे कार की क्लास में हम सक्सेसफुली डिटर्मिन कर सकें कि इनकमिंग डेटा एक क्लास का है, एक कार का है, तो दैट इज़ क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम बेस्ड अपॉन सम एक्सपीरियंस ये अंदाज़ा लगाना चाहें कि एक गिवन कार की क्या की कीमत क्या है। ठीक है, उसमें ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ फ़ीचर्स, उसका मॉडल, उसकी उसकी रनिंग, मतलब ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, विच आई एम टर्मिंग इट एज़ पास्ट वैल्यूज़ या आवर एक्सपीरियंस। तो उस चीज़ को हम फिर रिग्रेशन कहेंगे। तो मतलब मशीन लर्निंग से हम इस तरह के दोनों काम कर सकते हैं। अब जो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो बेसिकली असिस्ट करते हैं या कुछ एल्गोरिथम्स फॉर्मुलेट करते हैं जो कि विच आर देन यूज्ड इन मशीन लर्निंग। ठीक है, अच्छा, मसलन हमारे पास ये हो सकता है कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए कुछ हमारे पास इनपुट डेटा अवेलेबल हो। अगर हम फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन की ही बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कुछ फीचर्स अवेलेबल हों, या these can be different features or these can be a vector
कॉरस्पॉन्डिंग टू वन फीचर, ठीक है। अच्छा, और हर अगर ये मतलब डिफरेंट फीचर्स हैं या एक फीचर को एक वेक्टर पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो ये भी हो सकता है कि इसके साथ डिफरेंट वेट्स असाइन हों, ठीक है। और उसके बाद हम उन सबको सम अप करें और उसमें हम कुछ बायस ऐड करें, ठीक है। और इस समर की जो आउटपुट होगी वी कॉल इट वाई, और इस वाई को हम फिर लिख सकते हैं या मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ओके, हम इस चीज़ को ऑलरेडी देख चुके हैं कि x1 से लेकर xn तक यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है, दे कैन बी एन डिफरेंट फीचर्स, और वी कैन हैव मल्टीपल फीचर्स जहाँ पे एक फीचर को हम लोगों ने बेसिकली n लेंथ वेक्टर के साथ एक्सप्रेस किया है, और हर इनपुट कंपोनेंट के साथ एक वेट जो है वो अटैच्ड। अच्छा, ये अब जो है ना, मतलब हम लोगों ने अगर क्लासिफिकेशन करनी है या रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मेनली उसका जो है ना तरीक़ाकार वो ये है। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश की है, ये मेनली कैटेगराइज़ होता है एज़, तो हम ज़रा परसेप्ट्रॉन को पहले देखते हैं और फिर यहाँ वहाँ से आगे थोड़ा-सा अपना कॉन्सेप्ट लेके और चलेंगे। अच्छा जी, परसेप्ट्रॉन क्या होता है? मेनली इट इज़ एन एल्गोरिदम फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग ऑफ बाइनरी क्लासिफायर, ठीक है। जो ओरिजिनली परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, वो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए डेवलप हुआ था कि दो तरह की क्लासेस मतलब आउटपुट पे आपकी अवेलेबल हैं, और इनकमिंग डेटा को हम सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मसलन अगर आप इसमें बाइनरी बिट्स की हम अगर बात करें, तो वो एक परसेप्ट्रॉन के थ्रू अलग अलग हो सकती हैं, या फिर अगर जो हमें मतलब नॉमिनल वेरिएबल्स अगर हैं हमारे, जैसे कि जेंडर फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसमें दो कैटेगरीज में अगर हमने डिवीजन करनी है तो वो हो सकती है। तो जो एक क्लासिक परसेप्ट्रॉन का आइडिया डेवलप हुआ था या प्रपोज हुआ था, वो बाइनरी क्लासिफायर्स के तौर पे हुआ था, ठीक है। अच्छा, इट इज़ बेसिकली अ सिंगल, क्योंकि इसको हम जो वैसे तो ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है, लेकिन इसको समझने का तरीका जो डेवलप हुआ है उसके लिए एक मतलब ब्रेन का नेटवर्क, आप प्रॉब्ली आपको आइडिया हो कि जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो थोड़ी ब्रेन की वर्किंग के ऊपर डेवलप किए गए हैं। तो एक सिंगल न्यूरॉन कैसे काम करेगा, या वो किस तरह का नेटवर्क बनाएगा, तो परसेप्ट्रॉन हमें ये बताता है, ठीक है। तो यानी कि ये एक एल्गोरिदम ब्रेन के एक सिंगल न्यूरॉन की वर्किंग के लिहाज से डिफाइन किया गया है। इसको हम सिंगल लेयर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि इसको हम बाइनरी क्लासिफायर के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। इसमें हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वेट्स एंड बायस ये अवेलेबल होता है, ठीक है। फिर हमने इसका कुछ सम करना होता है, तो हमारे पास एक समर की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। और फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। ये इसको भी हम ज़रा देखते हैं आगे, क्योंकि इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आउटपुट की डिटर्मिनेशन में, ठीक है। अच्छा, ये मतलब परसेप्ट्रॉन की ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बातें हैं, और अगर हम इसको ज़रा अपनी ब्लॉक डायग्राम या जो नेटवर्क बनाकर देखना चाहें, तो जो वर्किंग है इसकी, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अच्छा, इस समर के बाद बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी क्लासिफायर
को बना रहे हैं क्योंकि परसेप्ट्रॉन होता ही इसलिए है। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा ही एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जो कि बाइनरी क्लासीफायर के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, और यहाँ पर मतलब समर के बाद की जो आउटपुट है उसको यूजुअली हम ज़ी से रिप्रेज़ेंट करते हैं, और जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसके बाद की आउटपुट को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं वाई के साथ। अच्छा, अब इसमें होता यूँ है कि जो हर इनपुट है, ऑल इनपुट कंपोनेंट्स आर बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव वेट्स, ठीक है? एंड ये हमारे पास मतलब पहला स्टेप हो गया, ठीक है? इनपुट और वेट्स की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मतलब ये जो अच्छा बायस भी हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है? और ये जो बायस होता है ना, इसको यूजुअली हम अगर हमने अपनी मर्ज़ी से फ़ंक्शन को थोड़ा-सा मैनूवर करना है, कुछ ऊपर-नीचे मतलब जो हमारे पास मतलब वेट्स को और इनपुट कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है, उसको हमने थोड़ा-सा प्लस माइनस करना है, ठीक है? थोड़ा-सा जिसे कहते हैं नॉर्मलाइज़ तो नहीं, वो तो है जनरली डिवीज़न से होता है, लेकिन कुछ एक उसकी थोड़ी-सी रेंज अगर हमने चेंज करनी है, तो बायस हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू है, मतलब एक्टिवेशन फ़ंक्शन जो है वो इस सम के साथ एक्टिवेट हो रहा है, तो वी माइट नॉट नीड एनी बायस, ठीक है? लेकिन इसकी जो है ना मोटिवेशन बायस को यूज़ करने की वो यही है, इसमें इसको लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे इस समर की आउटपुट जो है वो जनरेट होती है, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू या डिफाइंड एज़ दिस इक्वेशन, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है ना, बेसिकली वो काम मतलब करता है इस तरह से कि इनपुट की वैल्यू यानी कि जो इस वक़्त ज़ी की वैल्यू है उसके ऊपर वो ट्रिगर करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमें एक एक्टिवेशन फंक्शन नज़र आ रहा है, व्हिच इज़ used when we are developing a binary classifier, इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से एफ जी विच इज़ इक्वल टू वाई ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 if z is lesser than 0, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 if z is greater than or equal to 0, ठीक है? तो ये एक स्टेप फंक्शन किस्म की चीज़ है, और अगर आपके पास जो इनपुट इनपुट्स और वेट्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो समर ने आउटपुट दी वो ओवरऑल कुछ ज़ीरो से कम है, तो ये उसको उस क्लास में ट्रांसफ़र करेगा जो कि क्लास ज़ीरो जिसमें जो जिसको लेबल किया हुआ है, और अगर समर की आउटपुट कुछ ज़ीरो से इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो मतलब उसकी वैल्यू अब जो मर्ज़ी हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़ी की वैल्यू कुछ भी ज़ीरो से बड़ी जितनी मर्ज़ी हो जाए, ये जो एक्टिवेशन फ़ंक्शन है ये बेसिकली इसे क्लासिफ़ाई कर देगा टुवर्ड्स क्लास 1 या जिसको उसने क्लास 1 का लेबल असाइन किया हुआ है, ठीक है? तो ये जो है ना एक सिंपल परसेप्ट्रॉन की वर्किंग है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक चीज़ जो है ना एक्टिवेशन फ़ंक्शन उसको थोड़ा-सा समझने की या देखने की ज़रूरत है। ये तो हम लोगों ने है यहाँ पे जो स्टेप फंक्शन यूज़ किया ये उसको 0 और 1 में क्लासिफ़ाई कर रहा है, लेकिन एक्टिवेशन फंक्शन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि मतलब जैसे बाइनरी के लिए हम करते हैं ना, हम बाइनरी के लिए जनरली 2 ऑप्शंस यूज़ करते हैं। एक तो यही कि 0 1, ठीक है? और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करें जो कि -1 या 1 में क्लासिफ़ाई कर सके। तो लेकिन बहरहाल ये दोनों एक्टिवेशन फंक्शंस जो हैं ये ऐसे फंक्शंस की मिसालें हैं जहाँ पर बहरहाल जो क्लासिफ़ायर्स हैं वो बाइनरी हैं, ठीक है? अगर मतलब ये 0 1 में डिवीज़न हो रही है या -1 1 में हो रही है, तो बहरहाल सिर्फ़ 2 क्लासेस अवेलेबल हैं। अच्छा, लेकिन ये जो फंक्शंस हैं ना ये दे आर दे आर समटाइम्स कॉल्ड लीनियर फंक्शंस, या बेसिकली ये इनका इनका जो डिसीजन है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्विचिंग की तरह का है। हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं अगर क्लासिफिकेशन में 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं, तो दे आर कॉल्ड नॉन लीनियर फंक्शंस, ठीक है? बल्कि हम जब अभी मल्टीलेयर को परसेप्ट्रॉन पढ़ेंगे, तो उसमें स्टेप फंक्शंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? उसमें हम बिकॉज़ वी वोंट लाइक टू यूज़ अ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन,
उसमें हम एक ज़्यादा क्लासेस को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, कैटेगराइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ होंगे दे विल बी नॉन लीनियर, ठीक है? अच्छा इसी एक्टिवेशन फंक्शन में ना थोड़ा-सा ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने परसेप्ट्रॉन को टू सॉल्व अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है? तो रिग्रेशन प्रॉब्लम डज़ नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है? उसमें बेसिकली जो समर है ना, समर के बाद ये एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होगा और इसको हम सिंपल आउटपुट कह देंगे, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास एक बाइनरी क्लासिफायर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक स्टेप फंक्शन और हम नॉन लीनियर फंक्शंस यूज़ करते हैं जिसमें एक सिग्मॉइड फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसमें एक सिग्मॉइड फंक्शन विच इज़ बेसिकली अ नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है? और कुछ उसकी इस तरह की डायग्राम होती है, ठीक है? मतलब ज़ीरो उसकी मिनिमम वैल्यू है, 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये आप इसकी थोड़ी-सी इस तरह की शक्ल होती है। नॉट एग्ज़ैक्टली लीनियर, कुछ इस तरह से इसकी शक्ल बनती है, ठीक है? अच्छा तो विच इज़ सिग्मॉइड और इसमें हम यूजुअली एक से ज़्यादा क्लासेस को डिफ़ाइन करने के लिए या फिर अगर हम इनकमिंग डेटा को उसका प्रोबेबिलिस्टिकली उसको अगर हम डील करना चाह रहे हैं कि किसी भी इनकमिंग इनपुट को या डेटा को हम कोई प्रोबेबिलिटी असाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है एज एक्टिवेशन फंक्शन। अच्छा जी। ओके हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी जो बेसिक्स हैं वो देखी हैं और यहाँ से अब थोड़ा-सा आगे चलेंगे। अच्छा एक इसमें बात और भी हमें देखने की ज़रूरत है कि यूजुअली हम जब एक नेटवर्क डेवलप करते हैं एक परसेप्ट्रॉन के साथ या यूजुअली तो ये जो हमारे पास समर और एक्टिवेशन फंक्शन होता है ना उसको यूजुअली मतलब यहाँ पे मैंने अलग-अलग इसके नोड्स दिखाए हैं, इनको यूजुअली एक नोड के साथ रिप्रेज़ेंट किया जाता है। तो हम अज़्यूम करते हैं कि इसके इनपुट पे ज़ी पहुँचा है या इसके इनपुट पे जब सारे कंपोनेंट पहुँचे तो वो उसके अंदर ही ज़ी भी जनरेट हुआ है, ठीक है? और उसके ज़ी के साथ ही एफ ऑफ ज़ी भी कंप्यूट होकर आउटपुट पर निकला है, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक नोड शो करते हैं एंड दैट वन नोड इज़ यूजुअली कॉल्ड न्यूरॉन, ठीक है? अच्छा, अब जो मशीन है इटसेल्फ या ये जो एल्गोरिदम है वो अपनी प्रेडिक्शन को परफेक्ट करने के लिए बेसिकली थोड़ा-सा वेट्स को ट्वीक करती है, ठीक है? अच्छा इसी को हम दोबारा देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं एक न्यूरॉन कहूँगी। इस चीज़ को लेकिन ओवरऑल ये जो डायग्राम बनेगी दैट इज़ अ परसेप्ट्रॉन, ठीक है? अच्छा जी, और यहाँ पर हमारे पास आ गया y। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा जो y है, उसको हमने थोड़ा मॉनिटर भी करना है और उस मॉनिटरिंग के लिए हम उसे कंपेयर करेंगे किसी डिज़ायर्ड आउटपुट के साथ और यहाँ से हम कंप्यूट करेंगे एरर, जो कि दोनों का डिफ़रेंस होगा, ठीक है? और इस एरर की वजह से जो हमारे पास मतलब अगर एरर हमारे पास कुछ फ़िनिट वैल्यू का आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रेडिक्शन जो है दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो उस प्रेडिक्शन को परफेक्ट करने के लिए क्योंकि इनपुट का तो डेटा ज़ाहिर-सी बात है कि चेंज नहीं होगा ना और एक्टिवेशन फंक्शन भी अगर हम लोगों ने एक्टिवेशन फंक्शन में जनरली प्रॉब्लम नहीं होती, वो हम अपनी एप्लीकेशन के लिहाज से यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ इसमें चेंज होगी या ट्वीक की जाएगी दैट वुड बी वेट्स, ठीक है? तो अब ये जो फंक्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों ने इसको कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन की इस्तेमाल करेंगे और इस लॉस फंक्शन की बेसिस के ऊपर ये जो वेट्स हैं ना इनको अपडेट किया जाएगा सच दैट कि ये जो एरर है इसको हम
मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, अच्छा जी। ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब थोड़ा-सा ये देखने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर फिर क्या अब इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हमारे पास फंक्शंस यूज़ होते हैं या क्या एल्गोरिथम यूज़ होता है ताकि कि इन वेट्स को ट्वीक किया जा सके। अच्छा, अगर हम डेवलप कर सकें एक रिलेशनशिप बिटवीन वेट्स एंड दिस लॉस या फिर कॉस्ट फंक्शन, ठीक है? लॉस या फिर कॉस्ट फंक्शन तो हमें हमें यूजुअली अगर हम मतलब थोड़ा बेसिक फंक्शन देखें तो एक इस तरह का एक कॉन्वेक्स फंक्शन सा मिलता है जिसमें एक हम मतलब हम अज्यूम करने के लिए या बिगनिंग के लिए थोड़ा सा एक आसान या बेहतर तरीका है कि हम एक ग्लोबल मिनिमम इसमें अज्यूम कर लें। अच्छा, अब वेट्स को ज़ाहिर सी बात है कि हम लोगों ने इस तरह से अपडेट करना है कि हमारे पास ये लॉस फंक्शन जो है ये मिनिमम हो। इसका मतलब ये है कि जो इसका डेरिवेटिव है कॉस्ट फंक्शन का वो कंप्यूट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेट्स और कॉरस्पॉन्डिंगली जो उस ग्रेडियंट का या डेरिवेटिव का जो नेगेटिव होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा कि हमने इधर इस तरफ मूव करना है। मतलब अगर हम इस पोजीशन में हैं, इस रीजन में हैं तो हमने लेफ्ट साइड में मूव करना है या फिर अगर हम इस रीजन में हैं तो हमने दूसरी तरफ मूव करना है। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी गिवन बाय नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट। अच्छा, और उसके बाद एक चीज़ तो ये हो गई कि हमें जो बेसिकली जो हमें अब यहाँ पर हम लोगों ने एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो पहला काम किया वो तो हम लोगों ने ये किया कि ग्रेडियंट कंप्यूट करके बेसिकली डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली कि हम लोगों ने मूव कहाँ पे करना है अलोंग व्हाट डायरेक्शन। ठीक है, तो ग्रेडियंट कंप्यूटेशन से हमें डायरेक्शन मिल गई। और अब जो दूसरी बात ये है वो ये है कि अब उस वेट में मतलब इस वेट में चेंज हम लोगों ने कितना लाना है, तो वी कॉल इट लर्निंग रेट। ठीक है, तो अब होता यूं है कि जो हम लोगों ने वेट कंप्यूट करना होता है, ठीक है, मैं चाहूँगी कि मैं इसको यहीं पे लिखूँ कि हम लोगों ने इसको यहीं पर ज़रा समझने की कोशिश की है। वो ये होता है कि हम ओल्ड वेट को पकड़ते हैं, ठीक है, और उसमें से हम फिर माइनस करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं सच दैट कि लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ एरर, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एरर हम लोगों ने निकाला, हमें पता चला कि डायरेक्शन क्या है। अब हम लोगों ने उसमें एग्जैक्टली कितना मतलब माइनस के साथ या प्लस के साथ आपको कोई डायरेक्शन यहाँ पे मिल गई। फिर हम आपने उसमें चेंज कितना लाना है एग्जैक्टली वो आपको लर्निंग रेट से मिला। पुराने वेट में से हम ये चीज़ माइनस करेंगे तो हमारा वेट जो है वो अपडेट होकर हमें न्यू वेट मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो यहाँ तक हम लोगों ने एक चीज़ की है ना उसमें हम लोगों ने सीखा बेसिकली ये है कि किस तरह से एक परसेप्ट्रॉन अपनी लर्निंग को या अपनी आउटपुट कंप्यूटेशन को बेहतर करता है सच दैट कि उसके वेट्स चेंज हो सकें। और वेट को हम लोगों ने चेंज करने के दो स्टेप्स यहाँ पे सीखे हैं। ठीक है, कि लर्निंग रेट के थ्रू और ग्रेडियंट वेट्स के थ्रू। अब अज्यूमिंग दिस थिंग कि हमें थोड़ा सा समझ आ चुका है कि परसेप्ट्रॉन कैसे काम करता है, हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की तरफ जाएंगे और अज्यूम हम यही करेंगे कि हमें उसमें भी ये जो हमारा एल्गोरिथम है ना वेट्स की अपग्रेडेशन का वो यही इस्तेमाल होगा। ठीक है, मतलब इसी इसी कॉन्सेप्ट को मैं को थोड़ा सा वहाँ जाके मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। अब हम जब परसेप्ट्रॉन समझ के मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की तरफ जा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पर हम एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करके नेटवर्क बनाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने अब जब न्यूरॉन्स को हम लोगों ने मतलब मुख्य न्यूरॉन्स को यूज़ करना है इसका मतलब ये है कि कुछ कोई इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर हमारे पास जो सारे के सारे इनपुट कंपोनेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स में जा रहे हों। ठीक है,
और ये भी हो सकता है कि इस तरह का एक हमारे पास एक और लेयर हो। ठीक है, मतलब ऐसे मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। और ये जो लेयर्स होती हैं ये बेसिकली फुली कनेक्टेड होती हैं, मतलब हर न्यूरॉन की जो आउटपुट है दैट इज़ कनेक्टेड विद इन द इनपुट ऑफ एवरी अदर न्यूरॉन। ठीक है, और फिर हमारे पास फाइनली एक आउटपुट लेयर होती है जिसमें जिसकी हम यूजुअली जिसकी आउटपुट एक ही होती है, और ये सिंगल कनेक्शन के साथ सारे के सारे यानी कि जो इमीडिएटली एक पीछे की लेयर होती है उसमें जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उन सारों की जो आउटपुट होती है वो इस न्यूरॉन आउटपुट न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होती है। और हर न्यूरॉन में इटसेल्फ एक समर का एम्बेडेड फंक्शन अवेलेबल है जो कि इन सारी इनपुट्स को उनके वेट्स के साथ कंबाइन करता है। और एक इसके अंदर एम्बेडेड फंक्शन जो है वो दैट इज़ एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि उस सम्ड आउटपुट को एज पर एक्टिवेशन फंक्शन उसकी कुछ कुछ आउटपुट एफ ऑफ जी, यानी कि जी अगर इनपुट है तो एफ ऑफ जी उसे कुछ जनरेट करेगा। ठीक है, फिर ये एफ ऑफ जी नेक्स्ट न्यूरॉन के इनपुट पे जाएगी एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस फिर हर न्यूरॉन के साथ रिपीट होता है। ठीक है, अब ये जो है ना एक नेटवर्क, ये बेसिकली एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का है। ठीक है, अब जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है उसमें एक तो एक दिस इज अ टाइप ऑफ फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या एमएलपी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं तरह ये समझाऊँ कि मैंने इसको फीड फॉरवर्ड क्यों कहा है, क्योंकि एक लेयर से जो भी आउटपुट्स हैं वो अगले लेयर के इनपुट्स की तरफ जा रही हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म का नेटवर्क नहीं है, कुछ कुछ सर्कल किस्म की चीज़ नहीं बनी हुई, कोई इस न्यूरॉन की आउटपुट वापस नहीं आ रही। ये सारे के सारे फीड फॉरवर्ड हैं, इसमें कोई बैकवर्ड पाथ नहीं है और कोई इसमें साइक्लिक पाथ भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ अ फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अभी हम लोगों ने डिफरेंस समझना है एमएलपी का और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, यूजुअली इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास हो गई इनपुट लेयर ऑफ द नेटवर्क एक्सपोज टू द यूज़र, जहाँ पे इनपुट डेटा दिया जा सकता है। फिर हमारे पास होती हैं इसमें हिडन लेयर्स। ठीक है, दे कैन बी वन, एटलीस्ट देयर शुड बी वन, क्योंकि अगर एक मतलब एक कम से कम इसमें जो है ना लेयर वो ज़रूर, एक का मतलब ये है कि ये वाली अगर अवेलेबल है हमारे पास तो मतलब यहाँ पे और कोई नहीं अवेलेबल होगी। ठीक है, मतलब एक ये लेयर ये हो गई हमारे पास और एक आउटपुट का न्यूरॉन हो गया। तो अगर हमारे पास सिर्फ ये जो मैंने जिनको सर्कल किया है सिर्फ यही न्यूरॉन्स अवेलेबल हैं तो वी कॉल इट 3 लेयर एमएलपी। ठीक है, तो ये इन दैट केस दिस वुड बी द हिडन लेयर, जो कि एक्सपोज नहीं होती, नज़र नहीं आ रही होती। और उसके बाद हमारे पास एक होती है आउटपुट लेयर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ कि ये जो है ना बेसिकली दिस इज इनपुट लेयर के दीज ऑल आर हिडन लेयर्स। ठीक है, एंड दिस वन इज आउटपुट लेयर। ठीक है, अभी हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, मतलब हम इस लेक्चर की में आउटपुट लेयर में हमेशा एक ही न्यूरॉन कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हिडन लेयर्स को भी हम मतलब मैं कोशिश करूँगी कि जो इसका एल्गोरिथम एक्सप्लेन करूँ आपको उसमें 2 हिडन लेयर्स हम कंसिडर करेंगे, लेकिन एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे इसमें न्यूमेरिकल तो उसमें अगेन एक ही हिडन लेयर होगी, तो 2 से ज़्यादा हिडन लेयर्स को हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर 2 हिडन लेयर्स होंगे तो टोटल हमारे पास 4 लेयर्स आ जाएंगी, इनपुट आउटपुट और 2 हिडन लेयर्स। ठीक है, लेकिन with only one hidden layer this works fine and this still is called multi-layer perceptron। अच्छा, अब चूंकि हम इसमें ये हमें देख के नज़र आ रहा है कि हम इतने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो जो एक्टिवेशन फंक्शन हर न्यूरॉन के साथ एसोसिएटेड होगा दैट वुड बी अ नॉन लीनियर फंक्शन। हम इस एग्जांपल में सिग्मॉइड फंक्शन को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर अपनी नेटवर्क को या अपने एल्गोरिदम को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने जो ट्रेनिंग इसको देंगे या जिस एल्गोरिदम के थ्रू ये अपने आप को बेहतर करेगा
दैट वुड बी बैक प्रोपेगेशन। तो हम लोगों ने इस बैक प्रोपेगेशन को थोड़ा सा समझना है। और एक चीज़ मेरा ख्याल है यहाँ पर हम लोगों की जो रवि रहती है दैट इज़ कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और एमएलपी में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक हिडन लेयर भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर हम तो सिर्फ एक हिडन लेयर इस्तेमाल करें जिस मतलब फिर टोटल हमारे पास एग्जैक्टली 3 लेयर्स हो गई। तो एक हिडन लेयर अगर अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास इस केस में ये जो पूरा नेटवर्क कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। लेकिन अगर हम इसको सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएं और हमारे पास हिडन लेयर्स एक से ज़्यादा हों देन वी यूजुअली कॉल्ड इट मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क या फिर वो एक न्यूरल नेटवर्क के तौर पे उसका कहलाया जाता है या उसका नाम फिर हम उसको नेटवर्क फिर कहते हैं। ठीक है। ये उसके अलावा हम जब परसेप्ट्रॉन का भी एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक ही परसेप्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें यूजुअली जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है दैट इज़ अ स्टेप फंक्शन। लेकिन अगर हम जब नेटवर्क के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम इनके लेयर्स इंक्रीज़ कर देते हैं तो तब हम प्रेफ़र करते हैं कि हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शंस यहाँ पर मौजूद हों। बेसिकली इसी वजह से हम इसको नॉन लीनियर अडैप्टिव फ़िल्टर के अंदर पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, तो एक दूसरा डिफ़रेंस ये हो गया और मतलब बेसिक में मेनली ये यहाँ पर 2 डिफरेंसेस हैं। एक एक्टिवेशन फ़ंक्शन का कि न्यूरल नेटवर्क्स में जनरली नॉन लीनियर एक्टिवेशन फ़ंक्शन इस्तेमाल होते हैं और उनमें हिडन लेयर्स एक से ज़्यादा होती हैं, ठीक है? अच्छा, एक और बात यहाँ पे समझने की ये है कि बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स एक हिडन लेयर के साथ यानी कि 3 लेयर एमएलपी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो उसमें और अगर हम नहीं जाना चाह रहे 3 लेयर से बियॉन्ड तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी हिडन लेयर है ना उसकी बेसिकली नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ा दें। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एमएलपी व्हेन आई से एमएलपी आई मीन 3 लेयर्स उसके साथ सॉल्व हो जाती हैं। उसमें फिर ये हमें करना पड़ता है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अगर आए तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर इंक्रीज्ड इन हिडन लेयर, ठीक है? अच्छा और इसमें एक बात हम लोगों ने जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को इस्तेमाल किया और इसको यूज़ किया इंस्टेड ऑफ परसेप्ट्रॉन। तो एक चीज़ हम लोगों ने ये भी यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि यूजुअली यहाँ पर जब डेटा इस तरह का होता है कि ये 2 तरह का डेटा हमारे पास अवेलेबल है और इसको हम बेसिकली लीनियरली मतलब इसमें थोड़ी-सी इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है। लीनियरली इनको डिस्टिंग्विश कर सकें, ठीक है? तो देन वी यूज़ अ परसेप्ट्रॉन। लेकिन अगर डेटा हमारे पास कुछ लीनियरली क्लासिफ़ाई नहीं हो सकता, ठीक है? कोई इस तरह की हमारे पास चीज़ है या डेटा इसी तरह से इंटरमिंगल्ड है और तो हमें जो बाउंड्री बनानी है that cannot be linear in nature. आई गेस कुछ इस तरह की अगर मैं इसको कर सकूं तो ये जो है ना सिर्फ पॉसिबल है मतलब अगर हमारे पास 2 सेट्स ऑफ डेटा भी अवेलेबल हैं लेकिन वो लीनियरली क्लासीफाई नहीं हो सकते जस्ट लाइक दिस। तो अब इसके लिए भी हमें मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बहरहाल बाइनरी क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम से भी ये इस्तेमाल होता है लेकिन यूजुअली हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा क्लासेस को क्लासिफाई करना हो। अच्छा अब थोड़ा-सा मैं यहाँ पर एक फिर से बनाऊँगी अ, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन विद वन हिडन लेयर और थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये जनरली वेट्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे या कैसे कॉल करेंगे। अच्छा इधर भी हम एक
और इस तरह से इस न्यूरॉन की भी आउटपुट कनेक्टेड होगी हर किसी के साथ। और अब मैं फ़िलहाल दो लेयर्स अज्यूम करते हुए यहाँ पर एक आउटपुट लेयर बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हम फर्दर मतलब इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें होता यूँ है कि अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट फर्स्ट ईयर के साथ जिस पाथ से कनेक्टेड है या जिस वेट के साथ कनेक्टेड है, उसको हम यूजुअली डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से या इन जनरल जो वेट्स होते हैं जो किसी एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान इस्तेमाल होते हैं, वी लेबल देम एज़ आई, जे और इस तरह से के। यानी कि वो आयत इनपुट से jth न्यूरॉन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? या इन लेयर के माइनस वन में लेयर के माइनस वन के ith न्यूरॉन से kth लेयर के वो jth न्यूरॉन में जा रहे हैं, ठीक है? दिस मे साउंड कंफ्यूजिंग बट लेट्स सी। यानी कि ये हमारे पास के अगर के माइनस वन लेयर इसे हम कहें और जिसे हम के लेयर कहेंगे तो इसका ith न्यूरॉन होगा या ith इनपुट होगी और ये jth इनपुट होगी, ठीक है? तो इन जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी। मसलन अगर हम एक्स अच्छा इन सारे न्यूरॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से कि z ऑफ वन और ये चूँकि फर्स्ट लेयर का न्यूरॉन है तो वी कॉल इट z1। इसी तरह से ये जो है ये दूसरा न्यूरॉन है लेकिन दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट लेयर, ठीक है। इसी तरह से ये nth न्यूरॉन है बट दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट लेयर। इसी तरह से अगर हम इस न्यूरॉन को देखें तो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ सेकेंड लेयर एंड सो ऑन। तो इन जनरल जो न्यूरॉन्स की रिप्रेजेंटेशन है दैट वुड बी गिवन बाय दिस, ठीक है। ith न्यूरॉन ऑफ kth तरीके से होगी और जो Z12 या जो Z's हैं बेसिकली या ZIK दैट वुड बेसिकली रिप्रेजेंट द इनपुट ऑफ दैट न्यूरॉन। यानी कि इस इनपुट पे के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उन सबको जब हम सम अप करेंगे तो दैट सम वुड बी गिवन बाय या डिफाइंड बाय Z1T। और इसी तरह से जो न्यूरॉन की आउटपुट होगी उसको हम लिखेंगे इसको भी यहाँ से मिटा दूँ। जो न्यूरॉन की इनपुट है मतलब ith न्यूरॉन की इनपुट है उसको हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। और जो न्यूरॉन की आउटपुट होगी वी विल रिप्रेजेंट दैट आउटपुट एज दिस फंक्शन, ठीक है। और उसको हम इस तरह से कहेंगे। और इसी तरह से इनपुट्स हमारी यूजुअली इन दिस प्लेन वे डिफ़ाइन होती हैं और जो वेट्स हैं हमारे पास वो डिफ़ाइन होते हैं एज आई मेंशन्ड W I J K। अच्छा जी, और वेट्स इस तरह से असाइन होते हैं कि मसलन हमारे पास इनपुट का पहला कंपोनेंट है और ये पहला न्यूरॉन है। तो इसमें आई भी हमारे पास वन है, ये मतलब आई इसके लिए इस्तेमाल होता है और जे इसके लिए, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे W11 और इसके ऊपर लिखा जाएगा 1, ठीक है। और इसी तरह से मसलन अगर हम अच्छा नहीं ये तो फिर वो हो जाएगा दोनों में NN आ जाएगा। अगर हम X1 से शुरू होने वाली इनपुट जो इस nth न्यूरॉन में जा रही है उसके लिए देखना चाहेंगे वेट कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे W1 सबस्क्रिप्ट में आएगा 1 और N और उसके ऊपर जो लेयर है वो शो होगी ऐसे 1। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है आप शायद नोट करोगे कि मैंने जहाँ पे भी लेयर को इस्तेमाल किया है ना उसको ब्रैकेट्स में यूज़ किया है जस्ट टू इंश्योर कि ये पावर नहीं है,
ठीक है, इसको भी बेसिकली अब हमारे पास सबस्क्रिप्ट में या तो एक ऑप्शन हमारे पास ये कि हम सबस्क्रिप्ट में ही कॉमास डाल के इसको यूज़ करें, विच कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट। तो ये एक ज़रा आसान तरीका है लेयर का नंबर शो करने का। ठीक है, तो लेयर को हम इस तरह से पावर में ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे और सबस्क्रिप्ट में आई और जे, आई का मतलब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जे जहाँ पे जिस न्यूरॉन नंबर पे एंड हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गई रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। हर चूँकि न्यूरॉन हर चूँकि लेयर में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन वन पर्टिकुलर लेयर है, वी विल एड्रेस देम एज डिपेंड अपॉन का सबस्क्रिप्ट। इसका कुछ हम इसको कुछ इसी तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द kth लेयर। ठीक है, और उसके अलावा इसमें और कोई ऐसी चीज़, हाँ जी, जैसे मतलब बायसेस अगर हो सकते हैं, मसलन अगर मैं यहाँ पे एक बायस अगर ऐड करूँ तो ये पहला बायस है, मतलब B1 सबस्क्रिप्ट में B1 होगा, और चूँकि ये दूसरी लेयर में इस्तेमाल हो रहा है तो ये यहाँ पर इसके ब्रैकेट में 2 लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस लेयर के आखिरी न्यूरॉन में कोई बायस ऐड करूँ तो आई विल यूज़ अ सबस्क्रिप्ट N, और ऊपर जो डिनोटेशन है वो इसकी लेयर नंबर के लिहाज से आ जाएगी। तो अभी मतलब जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में या इसका जो नेटवर्क बनता है उसमें इनपुट्स, वेट्स और फिर ये मतलब न्यूरॉन को यूजुअली इस तरह रिप्रेजेंट भी किया जाता है, और ये उसकी जितने भी इनपुट कंपोनेंट्स होते हैं उसकी उसकी इक्वेशन भी इस तरह से डिफाइन होती है। लेकिन जो न्यूरॉन की आउटपुट है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईदर फंक्शन ऑफ दिस थिंग, या फिर हम उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यस, और ये हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट आएगी, जो लास्ट आउटपुट होगी, उसके सबस्क्रिप्ट में 1 हम लिखें या ना लिखें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बाकी नोटेशन के साथ ज़रा सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं तो यूजुअली हम 1 लिख लेते हैं। मतलब मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि 1 लिखें या ना लिखें बिकॉज़ एक ही न्यूरॉन होता है आउटपुट पे। और इन आवर केस दिस इज़ अ थर्ड लेयर, लेकिन अदरवाइज़ जो भी लेयर बनेगी वो उसकी सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। Okay, so this is how we write या denote all the components used in a multi-layer perceptron network. और इसके अलावा, अच्छा, इसके अलावा हमने ये देखना है कि जो एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ करेंगे सिग्मॉइड, मुख्तलिफ तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। मैं इसको एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करी, जो उसकी जो बहुत ही जेनेरिक किस्म की फॉर्म है, दैट इज़ जो मतलब आपकी किताब में भी लिखी हुई है वो ये है। ठीक है, डिनेसी बुक में जो मतलब उन्होंने बिल्कुल एक जनरल सी रिप्रेजेंटेशन से पॉइंट की है, लेकिन हम जो यहाँ पे इस्तेमाल करें दिस इज़ इन डिनीज। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट इज़ C3 और समथिंग। अच्छा, लेकिन जो बिल्कुल इसकी एक बेसिक सी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपने सवाल को, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इसकी यूज़ की। दिस इज़ अ बेसिक पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ sigmoid फंक्शन which we would assume to be in every neuron। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो उसकी थोड़ी सी मेन सी उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसमें जो एक और बात समझने वाली है वो ये कि जो बैक प्रोपेगेशन का एल्गोरिदम है, अब वो काम कैसे करता है। बैक प्रोपेगेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर या termed as backward propagation of errors। ठीक है, जो बिल्कुल हमारे पास फाइनल
न्यूरॉन का या बिल्कुल आउटपुट लेयर का जो एरर आता है, जो आउटपुट आती है उसको हम कंपेयर करते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट से और फिर हम एरर कंप्यूट करते हैं और वो फिर एरर जो है वो हर लेयर में प्रोपेगेट होता जाता है, ठीक है? मतलब उस एरर को हम पीछे-पीछे हर लेयर के हर वेट में यूज़ करते जाएँगे और वो वेट्स को अपडेट करते जाएँगे। अच्छा, अब इस एरर को यूज़ करके जो हम वेट्स को अपडेट करते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ एल्गोरिदम जो है वो यूज़ हो सकते हैं। पहले हम ज़रा उनके ज़रा मुख्तलिफ़ नाम देख लेते हैं कि वो कौन से एल्गोरिदम्स हैं। मसलन देयर कुड बी ग्रेडिएंट डिसेंट, इसका हमने नाम पहले भी देखा था। हम लोगों ने कहा था कि ग्रेडिएंट हम जब कंप्यूट करते हैं एरर का या विद रिस्पेक्ट टू वेट्स तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है। तो वहाँ पे तो हम लोगों ने बेसिकली यही अज़्यूम किया था कि ग्रेडिएंट डिसेंट ही एक मेथड है जो कि बैक प्रोपेगेशन में इस्तेमाल होता है वेट्स की अपडेशन के लिए। लेकिन दिस माइट नॉट बी दी ओनली ऑप्शन। तो एक एल्गोरिदम जो कि वेट्स की अपडेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एरर हम जब पीछे की तरफ प्रोपेगेट करते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द एल्गोरिदम्स। ठीक है, ये बड़ा मतलब आसान सा एल्गोरिदम है और सिंपल ग्रेडिएंट्स कंप्यूट करते हैं, हम जाते हैं और वेट्स को अपडेट करते जाते हैं। उसके अलावा देयर कैन बी न्यूटन्स मेथड। ये एक सेकंड ऑर्डर एल्गोरिदम है बिकॉज़ आपको पता है कि इसमें हेसियन कैलकुलेट होती है, तो उसमें आपको फिर 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डबल ग्रेडिएंट निकालना पड़ता है। फिर इसके अलावा हमारे पास है कॉन्जुगेट ग्रेडिएंट, ठीक है? जहाँ पे हम ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट फंक्शन है बिटवीन ग्रेडिएंट डिसेंट और न्यूटन्स मेथड और इसमें हम इंस्टेड ऑफ उसका स्टोर करें मतलब जो न्यूटन्स मेथड में डबल डिफरेंशिएशन की वजह से या हेसियोमेट्री की कैलकुलेशन की वजह से जो टाइम हमारा ज़्यादा लगता है यानी स्लो कन्वर्जेंस होती है, ये उसको थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करता है, ठीक है? फिर हमारे पास है क्वाज़ी न्यूटन मेथड। क्वाज़ी न्यूटन मेथड ये करता है कि न्यूटन मेथड और अगेन ये भी न्यूटन मेथड और ग्रेडिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान में है। इंस्टेड ऑफ हेसियन मैट्रिक्स कंप्यूट करने के ये थोड़ा-सा उसको अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करता है और उस अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू फिर वेट्स को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा। देन देयर कैन बी अनदर मेथड लीवनबर्ग मार्क्वार्ड, ठीक है? ये काम करता है लीस्ट स्क्वायर मेथड्स की टर्म्स पे। ये भी हेसियन को कंप्यूट नहीं करता लेकिन ये भी थोड़ा-सा स्लो इसलिए है क्योंकि इसको फिर ग्रेडिएंट वेक्टर और जैकोबियन मैट्रिक्स दोनों चाहिए होते हैं। तो जो बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम है, उसमें बेसिकली जो उसका नाम है वो तो यहाँ से आया है कि जो एरर है वो पीछे वाली जो लेयर्स हैं उनकी तरफ प्रोपेगेट होके जाएगा, ठीक है? वो मतलब एरर को हम पीछे भेजते जाएँगे और हर वेट जो है वो अपग्रेड होता जाएगा। लेकिन जो वेट की अपग्रेडेशन या अपडेट होने का तरीक़ाकार है, उसमें ये सारे के सारे एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ये जो और आप लोगों ने ऑप्टिमाइज़ेशन के मुख्तलिफ एल्गोरिदम सुने होंगे, जैसे कि जेनेटिक एल्गोरिदम सुने होंगे या फिर पार्टिकल स्वॉर्म हो गया, एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स हो गए। ये सारे के सारे एल्गोरिदम्स भी यूज़ हो सकते हैं। ये थोड़े से मतलब इनको ज़रा मैथमेटिकली समझना या समझाना थोड़ा-सा आसान है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें जो ग्रेडिएंट डिसेंट है वो ऑफ़ कोर्स सबसे ज़्यादा सिंपल है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अगर हमारे पास कुछ फ्यू लेयर नेटवर्क हो तो इट वर्क्स टोटली फाइन, ठीक है? उसको मैनुअली कंप्यूट करना ही समझना भी आसान है। अगर ज़ाहिर सी बात है कि इटरेशन ज़्यादा हो जाएँ तो फिर हम उसको नहीं कर सकते लेकिन बहरहाल हमें समझ आ जाती है ईज़िली कि ये कर क्या रहा है। लेकिन अगर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ थाउज़ेंड्स ऑफ पैरामीटर्स हों, लेयर्स ज़्यादा हैं या वेट्स ज़्यादा हैं मतलब एक अगर मतलब लेयर ज़्यादा नहीं भी हैं, किसी एक लेयर में ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, तो इवेंचुअली हमारे पास थाउज़ेंड्स ऑफ पैरामीटर्स हो जाएँगे। तब हमारे पास जो है तब भी ग्रेडिएंट डिसेंट जो है वो एक अच्छा काम करता है। लेकिन स्लो होने की वजह से हम थोड़ी-सी फिर और एल्गोरिदम्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहरहाल इन सारी एल्गोरिथम्स का मकसद वेट को अपडेट करना ही है। अभी हम जो बैक प्रोपेगेशन का एल्गोरिथम सीखेंगे वो हम ग्रेडिएंट डिसेंट उसमें एल्गोरिथम यूज़ करेंगे और
उसी मेथड को यूज़ करते हुए सीखेंगे कि वेट अपडेट कैसे होता है। इन जनरल फ़ॉर्मूला वही है जो हम लोगों ने शुरू में लिखा था कि ओल्ड वेट को बेसिकली न्यू वेट की मदद से और फिर कुछ ग्रेडिएंट की मदद से और लर्निंग रेट के को इस्तेमाल करके हम अपडेट करते हैं। ठीक है? अच्छा जी। हम लोगों ने इसमें बैक प्रोपेगेशन में जो वर्ड बैक है या प्रोपेगेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन है, उसका कॉन्सेप्ट सीख लिया था। इसमें जो बेसिकली चीज़ इस्तेमाल होती है ना, वो ये है कि ग्रेडिएंट को हम पार्शियल कंप्यूटेशन होती है ग्रेडिएंट्स की, ठीक है? और उसके अलावा मतलब जो हमारे पास एरर इन्फॉर्मेशन है, वो उसको हम एक न्यूरॉन के आउटपुट और उसके इनपुट और उसके साथ अटैच्ड वेट्स के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं चेन रूल के थ्रू। बस इसमें जो डिफरेंशिएशन का या पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल है, अगर आपको थोड़ा-सा याद हो तो वो कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, ठीक हो गया मतलब इसको हम लोगों ने थोड़ा-सा स्प्रेड या इस तरह से कर लिया। तो ये चेन रूल हम इस्तेमाल करेंगे और हम फिर उस एरर को प्रोपेगेट करेंगे। अच्छा जी। और इसमें कौन-सी ऐसी बात है जो कि समझनी ज़रूरी है ताकि हम ओके। अच्छा या मेरा ख़्याल है कि जो बैक प्रोपेगेशन के लिए हमें समझने की ज़रूरत थी ना वो जो चीज़ें वो हम लोगों ने सारी देख ली हैं। अब हम एक्चुअल एल्गोरिदम की तरफ आ सकते हैं। ठीक है? ओके। अब मैं एल्गोरिदम्स का समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ और उसको हम फिर ज़रा बार-बार इस्तेमाल करेंगे। टू हिडन लेयर्स मैंने यहाँ पे अज़्यूम किए और यहाँ पर बायस हो भी सकता है या ना भी लगाएँ इससे मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा इसको हम कहेंगे Z1 1 इसको हम कहेंगे Z2 1 इसी तरह से ये है Z1 2 और ये है Z2 2 और इसको हम कहेंगे Z1 3 और इसकी जो आउटपुट पे निकलने वाला सिग्नल होगा फिर उसको मतलब अगर हम हर न्यूरॉन के आउटपुट पे देखें तो जैसे ये वाला न्यूरॉन जो कि पहली लेयर में है मतलब पहला न्यूरॉन जो पहली लेयर में है इससे निकलने वाली जो आउटपुट है वो इसी तरह से Y11 कहलाएगी। ये आउटपुट कहलाएगी Y21 और लास्ट वाली को मैं लिखती हूँ Y13 और ये जो वेट्स हैं ये वाला वेट कहलाएगा W11 और इसके ऊपर से हम 1 लिखेंगे। इसी तरह से ये होगा W12 और इसके ऊपर भी 1 लिखा जाएगा और जो बिल्कुल जैसे लास्ट वाला है ये दैट वुड बी W42 और उसके ऊपर लेयर हम 1 शो करेंगे। ये जैसे ये बायस है तो दिस इज़ फर्स्ट बायस ऑफ फर्स्ट लेयर, दिस इज़ सेकंड बायस ऑफ फर्स्ट लेयर, दिस इज़ फर्स्ट बायस ऑफ सेकंड लेयर, सेकंड बायस ऑफ सेकंड लेयर। ठीक है और फिर से अगर हम इस वेट की बात करें तो दिस वेट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज क्योंकि ये पहला न्यूरॉन है लास्ट लेयर का और ये भी पहला न्यूरॉन है ये पहला न्यूरॉन है K-1th लेयर का और ये पहला न्यूरॉन है Kth लेयर का।
तो आई जे के लिए तो 1 1 यूज़ होगा और हम यहाँ लिखेंगे 3, इसी तरह से ये होगा 2 1 और ये हमारे पास आ गया 3 और इसी तरह से इसको मैं लिख देती हूँ और बाकी आप 3 फिगर आउट कर सकते हो कि ये W11 है और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है। अच्छा, इस फिगर को हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है या बार बार हम बेसिकली इसी को यूज़ करेंगे अपनी इक्वेशंस डेवलप करने के लिए। अच्छा, अगर हम अब बात करें इनपुट लेयर की। अच्छा, एक चीज़ और ये हो सकता है कि आप बेसिकली ये वाली जो डायग्राम है ना, ये अपने पास आप बना लो और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट कंप्यूटेशंस करने लगी हूँ उन कंप्यूटेशंस को समझने के लिए इस डायग्राम को बार बार रेफर करो। ठीक है। अच्छा, मसलन अगर हम बात करें इनपुट लेयर की, ठीक है, तो उसमें जो भी एक jth न्यूरॉन है इन लेयर के, that would be defined as a sum of all the inputs coming from kth k minus 1th layer। इसलिए यहाँ पे जो इनपुट कोफिशेंट्स हैं या जो इनपुट का मैक्सिमम वेरिएबल है वो n रेज़ टू पावर नॉट रेज़ टू पावर k माइनस 1 लेयर में जितने न्यूरॉन्स हैं वहाँ वो नंबर हमने इसमें इसकी इनपुट में डिफाइन किया है। अच्छा, x ऑफ i और w ऑफ i j ऑफ kth लेयर और फिर इसमें एक बायस ऐड होगा, मतलब क्योंकि हम यहाँ j की बात कर रहे हैं तो इसके सबसेट में भी j आएगा और यहाँ पर k आएगा। अच्छा, ये जो चूँकि इनपुट लेयर है ना तो इस स्पेसिफिक केस में k शैल बी इक्वल टू 1 और यहाँ पर जो फिर मतलब n रेज़ टू पावर n की जो पावर है n का जो सुपरस्क्रिप्ट है दैट वुड बी -1, तो वो बेसिकली शो करेगा इनपुट कोएफिशिएंट्स को। ठीक है। सॉरी, n की जो सुपरस्क्रिप्ट है उसमें 0 हो जाएगा क्योंकि k की वैल्यू 1 है। तो उसका मतलब ये है कि हम इनपुट लेयर में इनपुट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, और इनपुट लेयर ओके, वी मे नॉट नीड टू शो दिस। ओके, मतलब यहाँ पे उनके फंक्शन तो कोई भी नहीं है, एक्टिवेशन फंक्शन तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। अच्छा, अगर हम अब बात करें हिडन लेयर की, तो यहाँ पर हिडन लेयर्स में k वॉन्ट बी इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख तो इसी तरह से सकते हैं। ठीक है। i इज इक्वल टू 1 से लेकर सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास आ गया k माइनस 1। और अच्छा, अब यहाँ हिडन लेयर को ना दोबारा से या अलग से लिखने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि बेसिकली जो जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इस इक्वेशन की जो अब इनपुट है ये एक न्यूरॉन से इसकी आउटपुट आ रही है। तो जो न्यूरॉन की आउटपुट है वी ऑलवेज कॉल इट वी ऑलवेज डिनोट इट विद वाई। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो इनपुट आ रही है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। ठीक है। पिछली लेयर से जो इनपुट आ रही है उसकी उसका मतलब लेयर नंबर यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में शो हो गया और ये हमारे पास यही रहेगा। ठीक है। और प्लस उस लेयर या उस पर्टिकुलर न्यूरॉन का बायस। अब इन इस हिडन लेयर के लिए k इज़ नॉट ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। और ये तो हमारे पास मतलब एक तरह से इनपुट भी कह सकते हैं या बेसिकली वेट्स और बायस का जो सम फंक्शन बनता है किसी भी न्यूरॉन का, ये वो होगा और ये जो न्यूरॉन की आउटपुट होगी वो होगी बेसिकली फंक्शन ऑफ दिस इनपुट। मतलब एक किसी भी kth लेयर में जो jth न्यूरॉन है उसमें उसमें जो भी इनपुट कंपोनेंट्स आ रहे हैं प्लस एक बार उनको हमने सब ऐड अप किया और वो जो एडिटिव वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो बेसिकली उस सिग्मॉइड फंक्शन को देख कर ये डिटर्मिन करेगी कि अब न्यूरॉन की आउटपुट पे क्या निकलेगा। ठीक है। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी सी समझ भी हमें आएगी। अच्छा, अब आउटपुट जो न्यूरॉन है हमारे पास, आउटपुट लेयर जो है हमारे पास, ठीक है, उसको हम समझ सकते हैं। उसमें हमारे पास बेसिकली
उसको भी हम इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो के है फिर वो दैट वुड हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर एग्जांपल एम, क्योंकि वो लास्ट लेयर हमारे पास होगी। तो यस, मतलब हिडन लेयर के लिए भी हम बेसिकली यही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें जो एक फ़र्क आएगा ना वो ये कि उसमें जे जो है ना दैट वोंट बी यूज, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं। उसको लिखने का फिर ये बेहतर तरीका थोड़ा सा कि I1 के और V1 के इफ़ देयर एग्जिस्ट एनी बी। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली के की वैल्यू 1 है, यहाँ पर हमारे पास जो जे है जो सबस्क्रिप्ट में इस्तेमाल हो रहा है उसकी वैल्यू जो है वो 1 है। अच्छा जी, ये हमारे पास इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर की आ गई, या हिडन लेयर की इक्वेशंस आ गई। अब अगर हम बात करें कॉस्ट फंक्शन की, तो कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन इज कंप्यूटेड इन दिस वे, और यूजली जो हम इसमें फंक्शन यूज़ करेंगे दैट वुड बी एरर स्क्वायर। कई जगह पे आपको 1/2 का फैक्टर भी साथ नज़र आएगा, दैट इज़ इक्वली ओके, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे हम लोगों ने करना यूँ है कि सीखना ये है कि हर लेयर का जो हर वेट है वो किस तरह से अपडेट होगा यूजिंग दिस एरर फंक्शन। तो मतलब अभी जब हम वो सीख लेंगे या उसकी क्वेश्चंस डिराइव कर लेंगे तो हमारा बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम वहाँ पे जाके ख़त्म होगा। तो उसको करेंगे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अभी तक के लिए हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अभी बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम हम लोगों ने शुरू किया है, ख़त्म नहीं किया। ये डायग्राम आप ज़रूर, ये क्वेश्चंस भी बेसिकली, और ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये वाली, मतलब इस नेटवर्क की, ये दो ज़रूर सामने रखना ताकि हम अगला लेक्चर यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।